क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रतिस्पर्धा मतलब जिसे हम आधुनिक अर्थशास्त्र की सबसे पवित्र चीज मानते हैं, वो असल में किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बुरी चीज है। और क्या हो अगर दुनिया की सबसे सफल कंपनियां इस बारे में लगातार झूठ बोलती हों कि वो वास्तव में कितनी ताकतवर है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 के कुछ बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी विवादित विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम लेखक के विचारों का सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हिसाब से असल में असली इनोवेशन होता कैसे है। सही बात है। देखिए, जब हम प्रगति या प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक फैक्ट्री आती है ना? मान लीजिए किसी के पास एक टाइपराइटर है। हाँ, एक पुरानी मशीन। बिल्कुल। और उस एक टाइपराइटर को देखकर कोई बिल्कुल वैसे ही 100 और टाइपराइटर बना दे, तो मतलब ये प्रगति तो है, लेकिन ये 1 से n की प्रगति है। जिसे हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज प्रगति कह सकते हैं। मतलब बस उसी चीज की नकल करना जो पहले से काम कर रही है। हाँ, लेकिन अगर कोई उस टाइपराइटर को देखकर सीधा एक वर्ड प्रोसेसर बना दे या कंप्यूटर का कीबोर्ड बना दे, तो ये 0 से 1 की प्रगति है। ये वर्टिकल प्रगति है, कुछ बिल्कुल नया बनाना। बिल्कुल। और लेखक का पूरा तर्क इसी बात पर टिका है। दुनिया इन्हीं दो तरह की प्रगतियों के बीच बटी हुई है। अगर हम इस 1 से n वाली प्रगति को बड़े पैमाने पर देखें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा वैश्वीकरण है, यानी ग्लोबलाइजेशन। मतलब चीजों को पूरी दुनिया में फैलाना। हाँ, इसमें होता क्या है, एक जगह कोई चीज काम कर रही है उसे दूसरी जगह कॉपी कर दो। जैसे चीन ने पश्चिमी देशों के इंडस्ट्रियल मॉडल की नकल की और अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली। सही बात है। लेकिन 0 से 1 पूरी तरह से नई तकनीक है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि बिना नई तकनीक के, मतलब बिना 0 से 1 के, सिर्फ वैश्वीकरण एक बहुत बड़ी आपदा हो सकता है। 1 मिनट, आपदा कैसे? मतलब क्या वैश्वीकरण ने दुनिया को फायदा नहीं पहुंचाया है? देखिए, फायदा तो पहुंचाया है, लेकिन जरा इसका गणित समझिए। अगर भारत और चीन जैसे देशों के लोग, जहां इतनी विशाल आबादी है, वो बिल्कुल उसी स्तर पर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे जैसे आज अमेरिका या पश्चिमी देश करते हैं, तो क्या होगा? और हमारे पास ऊर्जा पैदा करने की कोई नई तकनीक न हो, तो पुरानी तकनीक का ही विस्तार करने से पर्यावरण पर ऐसा बोझ पड़ेगा जो हम सह नहीं पाएंगे। सब तबाह हो जाएगा। बाप रे! ये तो ये एक बहुत ही साफ और डरावनी तस्वीर पेश करता है। हाँ, इसीलिए किताब कहती है कि सच्ची प्रगति जो भविष्य को बचा सकती है, वो केवल 0 से 1 जाने में है, नई तकनीक खोजने में है। ठीक है, मैं ये समझ गया। लेकिन अगर 0 से 1 जाना ही असली प्रगति है, तो इतनी सारी कंपनियां इसमें फेल क्यों हो जाती हैं? इसका कारण वो विचारधारा है जिसे हम सबसे अच्छा मानते हैं। आप प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं ना? मतलब कंपटीशन? बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा। और सच कहूं तो ये बात थोड़ी अटपटी लगती है मुझे। मतलब क्या प्रतिस्पर्धा से बाजार बेहतर नहीं होता? यही तो पूंजीवाद का मूल आधार है। हमें यही सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पालो अल्टो में एक नया ब्रिटिश रेस्टोरेंट खोलने का सोचता है। वो सोचता है कि अरे, यहाँ कोई और ब्रिटिश रेस्टोरेंट नहीं है, तो मेरी मोनोपोली होगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो। जब वो रेस्टोरेंट खोलता है तो क्या वो वहां मौजूद हर दूसरे कैफे, बर्गर जॉइंट और सुशी बार से नहीं लड़ रहा होता? लोगों के पास तो और भी ऑप्शंस है ना खाने के लिए। यही तो वो भ्रम है जिसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं। हम प्रतिस्पर्धा को जितना अच्छा मानते हैं, बिजनेस के नजरिए से वो मुनाफे के लिए उतनी ही खतरनाक चीज है। अच्छा, कैसे? देखिए, अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है पूर्ण प्रतिस्पर्धा या परफेक्ट कंपटीशन। इसमें होता क्या है कि अगर किसी बिजनेस में पैसा बन रहा है तो उसे देखकर नई कंपनियां बाजार में आएंगी। हाँ, सप्लाई बढ़ेगी। बिल्कुल। फिर ग्राहकों को खींचने के लिए वे कीमतें कम करेंगी और अंत में लड़ते लड़ते उनका मुनाफा लगभग शून्य हो जाएगा। सब एक दूसरे को काट रहे होंगे। हाँ, इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। 2012 में अमेरिकी एयरलाइंस ने लाखों यात्रियों को सफर करवाया और $160 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। 160 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विशाल रेवेन्यू में से पर पैसेंजर उनका प्रॉफिट क्या था? शायद कुछ डॉलर, 10-15 डॉलर। सिर्फ 37 सेंट। क्या? 1 मिनट, सिर्फ 37 सेंट प्रति यात्री?
हाँ, और उसी साल गूगल ने करीब $50 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, जो एयरलाइंस के कुल रेवेन्यू का सिर्फ 1/3 था। लेकिन गूगल का मुनाफा उसके रेवेन्यू का 21% था। अरे वाह। गूगल ने उन सभी एयरलाइंस के मुकाबले 100 गुना अधिक प्रॉफिट मार्जिन कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरलाइंस गला काट प्रतिस्पर्धा कर रही थी और गूगल सर्च इंजन के बाजार में लगभग अकेला खड़ा था। तो मूल रूप से प्रतिस्पर्धा मुनाफे को नष्ट कर देती है और एकाधिकार यानी मोनोपोली ही वो जगह है जहां असली पैसा बनता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। मतलब कोई भी कंपनी खुलकर खुद को मोनोपोली तो नहीं कहना चाहती ना, खासकर सरकारों के सामने। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि बाजार के दोनों ही पक्ष लगातार झूठ बोलते हैं। दोनों पक्ष? हाँ, जिनके पास असल में एकाधिकार है वे खुद को बचाने के लिए प्रतिस्पर्धा का ढोंग करते हैं। गूगल कभी नहीं कहेगा कि अरे हम सर्च इंजन बाजार के 90% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। हाँ, वो तो कहेंगे कि हम बस एक टेक कंपनी है। बिल्कुल, वे कहेंगे कि हमारा मुकाबला फेसबुक, अमेरिकन और दुनिया भर की विज्ञापन एजेंसियों से है, ताकि सरकारें उन पर एकाधिकार विरोधी कानून न लगा दें। और जो कंपनियां भारी प्रतिस्पर्धा में फंसी हैं, वे इसका ठीक उल्टा करती हैं। एकदम सही। वे खुद को अनोखा दिखाने के लिए एकाधिकार का झूठ बोलती हैं। जैसे आपके ब्रिटिश रेस्टोरेंट का उदाहरण। हाँ, वो रेस्टोरेंट मालिक निवेशकों से कहेगा कि हम पालो आल्टो के इकलौते ब्रिटिश रेस्टोरेंट हैं। और वो इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देगा कि असल में वो उस इलाके के हर पिज्जा की दुकान से ग्राहकों के लिए लड़ रहा है। ये तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत दिलचस्प है। आपने जो प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया, वो मुझे संघर्ष के दो अलग-अलग दार्शनिक सिद्धांतों की याद दिलाता है। कौन से सिद्धांत? एक तरफ कार्ल मार्क्स और दूसरी तरफ शेक्सपियर। हाँ, यह तुलना इस किताब के सबसे गहरे हिस्सों में से एक है। मतलब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कहता है कि लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे अमीर और गरीब के बीच का वर्ग संघर्ष। हाँ, उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। लेकिन व्यापार की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां शेक्सपियर का सिद्धांत लागू होता है। मुझे हंसी आती है जब मैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को रोमियो और जूलियट के रूप में सोचता हूँ। रोमियो और जूलियट बिल्कुल सटीक उदाहरण है ना? शेक्सपियर की उस कहानी में मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवार बिल्कुल एक जैसे थे। उनके पास लड़ने का कोई असली कारण नहीं था। सही कहा आपने। वे समान होने के कारण व्यर्थ की लड़ाई लड़ते रहे और अंत में सब बर्बाद कर लिया। बिजनेस में भी यही होता है। कैसे? देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने शुरुआत की थी तो वे बहुत अलग थे। एक ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, दूसरे ने सर्च इंजन। लेकिन समय के साथ वे बस एक दूसरे की नकल करने लगे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन बिंग निकाल दिया और जवाब में गूगल ने विंडोज के खिलाफ क्रोम ओएस बना दिया। वे दोनों आपस में लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बीच में एप्पल आ गया है। बिल्कुल, एप्पल ने स्मार्टफोन का पूरा नया बाजार खड़ा कर दिया और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया। प्रतिस्पर्धा ने उन दोनों का ध्यान भटका दिया था। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अगर प्रतिस्पर्धा विनाशकारी है और एकाधिकार ही टिकाऊ है, तो सवाल उठता है कि कोई बिजनेस एकाधिकार बनाता कैसे है? एक सफल एकाधिकार बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। खासकर एक ऐसा एकाधिकार जो भविष्य में भारी नकदी मतलब कैश फ्लो पैदा करे। क्योंकि जब ट्विटर बाजार में आया था तो उसका वैल्यूएशन न्यूयॉर्क टाइम्स से कई गुना ज्यादा था, जबकि ट्विटर घाटे में था। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों को ट्विटर में भविष्य का एकाधिकार बनने की क्षमता दिख रही थी। किताब कहती है कि एक सफल मोनोपोली के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है मालिकाना तकनीक यानी प्रोप्राइटरी टेक। और इसका मतलब ये नहीं है कि तकनीक थोड़ी बहुत बेहतर हो। तकनीक को मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 1 मिनट, 10 गुना ही क्यों? क्या 20 या 30% बेहतर होना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि इंसानों की आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई नई चीज केवल 20% बेहतर है तो लोग अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन जब Amazon शुरू हुआ तो उसके पास किसी भी आम किताबों की दुकान से 10 गुना से भी ज्यादा किताबों का संग्रह था। या एप्पल का आईपैड ले लीजिए, उसने अनुभव को इतना बेहतर कर दिया कि वो एक बिल्कुल नई कैटेगरी बन गया। समझ गया। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है नेटवर्क प्रभाव या नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब आपका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे, हर नए यूजर के लिए उसका मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे फेसबुक। बिल्कुल, अगर फेसबुक पर सिर्फ एक इंसान हो तो वो पूरी तरह से बेकार है।
लेकिन जब आपके सारे दोस्त वहां आ जाते हैं तो उसका मूल्य चरम पर पहुंच जाता है। फिर कोई नया सोशल नेटवर्क उसे हरा नहीं सकता। और तीसरा स्तंभ, तीसरा है पैमाने की अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, एक योग स्टूडियो के बारे में सोचिए। ठीक है। अगर उसे अपने ग्राहक दोगुने करने हैं तो उसे दोगुनी बड़ी जगह किराए पर लेनी होगी और दोगुने ट्रेनर रखने होंगे। उसकी लागत ग्राहकों के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनियों में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तो उसकी एक और कॉपी बनाने की लागत लगभग शून्य होती है। इसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यही चीज उन्हें इतना बड़ा मुनाफा देती है। और चौथा स्तंभ जाहिर तौर पर ब्रांडिंग होगा। जैसे एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द एक पूरा धर्म सा बना लिया है। हाँ, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर ये चार स्तंभ इतने जरूरी हैं, तो क्या किसी नए बिजनेस को पहले ही दिन से पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनानी चाहिए? मतलब रातों रात अमेज़न बनने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी है। एकाधिकार की शुरुआत कभी भी विशाल बाजार से नहीं होती। ये हमेशा एक बहुत छोटे बाजार से शुरू होती है। किसी बड़े बाजार में घुसना आत्महत्या है। बिल्कुल। पहले ही दिन से स्थापित कंपनियों को चुनौती देना बेवकूफ़ी है। पेपैल का उदाहरण लेते हैं, जिसे खुद पीटर थिल ने शुरू किया था। उन्होंने पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बदला शुरुआत में। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही छोटे समूह को चुना, ईबे पर मौजूद कुछ हजार पावर सेलर्स। वे लोग जो ईबे पर बहुत ज्यादा सामान बेचते थे और जिन्हें चेक से पेमेंट लेने में हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। पेपैल ने सिर्फ उस छोटे से बाजार की समस्या हल की। हाँ, और वहां अपना एकाधिकार जमाया। मतलब पहले एक छोटे तालाब की सबसे बड़ी मछली बनो। बिल्कुल। एक बार जब आप उस छोटे बाजार पर कब्जा कर लेते हैं, तब धीरे धीरे अन्य बाजारों में विस्तार करते हैं। अमेज़न ने भी शुरुआत में केवल किताबें बेची थीं। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत में ही डिसरप्शन से बचना चाहिए, मतलब पंगे नहीं लेने चाहिए। नैपस्टर को याद है? हाँ, म्यूजिक शेयरिंग वाला। हाँ, उन्होंने शुरुआत में ही पूरे संगीत उद्योग से सीधी लड़ाई मोल ले ली। नतीजा? संगीत कंपनियों ने केस की और कंपनी तबाह हो गई। ये रणनीति तार्किक लगती है, लेकिन जब हम सिलिकॉन वैली ये स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे लगता है कि 99 के .com क्रैश ने लोगों की मानसिकता को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज बहुत से लोग सफलता को सिर्फ लॉटरी जीतने जैसा मानते हैं। मतलब वॉरेन बफे अक्सर ओवेरियन लॉटरी की बात करते हैं, या मैल्कम ग्लैडवेल का तर्क कि सफलता बस सही समय और सही जगह पर होने का नतीजा है। क्या स्टार्टअप्स वास्तव में सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है? लेखक इस विचार का बहुत कड़ा विरोध करते हैं। वो किस्मत को नहीं मानते। नहीं, उनका मानना है कि सफलता को सिर्फ किस्मत मान लेना उस कड़ी मेहनत और रणनीतिक योजना का अपमान है जो एक एंटरप्रेन्योर लगाता है। लेकिन .com बबल के फटने के बाद लोग डर गए थे ना? हाँ, और इसी डर से लोगों ने भविष्य की योजना बनाना ही छोड़ दिया। तो अगर किस्मत नहीं तो फिर भविष्य को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए? किताब भविष्य को देखने के 4 अलग-अलग तरीके बताती है। यह इस पर निर्भर करता है कि लोग भविष्य को निश्चित मानते हैं या अनिश्चित, और अच्छा मानते हैं या बुरा। कौन से 4 तरीके? पहला है अनिश्चित निराशावाद, यानी इंडेफिनिट पेसिमिज्म। इसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि भविष्य अंधकारमय है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कैसे खराब होगा। इसका कोई उदाहरण? 1970 के दशक का यूरोप। जब आप मानते हैं कि सब बर्बाद होने वाला है, तो आप बस आज में जीते हैं, बस खाओ पियो और खुश रहो। मतलब कोई प्लानिंग नहीं। और दूसरा नजरिया? दूसरा है निश्चित निराशावाद। इसका सटीक उदाहरण आज का चीन है। वहां के लोगों को पता है कि भविष्य कठिन होने वाला है, संसाधन कम पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं? क्योंकि उनका निराशावाद निश्चित है, वे आंख बंद करके नहीं बैठते। वे भारी बचत करते हैं और आने वाले कड़ी की तैयारी करते हैं। हाँ, और अमेरिका या पश्चिमी दुनिया आज कहाँ खड़ी है? पश्चिमी दुनिया, खासकर 1982 के बाद का अमेरिका, तीसरे नजरिए का शिकार है, अनिश्चित आशावाद, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। हाँ, लोगों को लगता है कि भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। इसीलिए लोग बिना किसी लक्ष्य के बस बैंकर या वकील बन रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि बस पैसे जमा कर लो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लो, बाजार अपने आप सब ठीक कर देगा। ये तो बहुत ही पैसिव रवैया है। तो फिर सफल होने के लिए चौथा नजरिया ही बचता है। हाँ, और वो है निश्चित आशावाद,
डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। ये 50 और 60 के दशक के अमेरिका की सोच थी। तब उनके पास भविष्य को बेहतर बनाने की स्पष्ट योजनाएं थी। जैसे अपोलो मिशन। हाँ, गोल्डन गेट ब्रिज, हाईवे बनाना, चांद पर जाना। एक सफल कंपनी बनाने के लिए इसी निश्चित आशावाद की जरूरत होती है। बस डार्विन के विकासवाद की तरह बदलाव का इंतजार करने से महान कंपनियां नहीं बनती। इसके लिए एक इंटेलिजेंट डिजाइन चाहिए, एक ठोस योजना। बिल्कुल। ये समझ में आता है, लेकिन इस निश्चित आशावाद के साथ भविष्य को डिजाइन करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा जानना होगा जो बाकी दुनिया नहीं जानती। सही कहा। उसे रहस्यों की तलाश करनी होगी। और यहीं पर वेंचर कैपिटल की दुनिया का एक ऐसा नियम सामने आता है जो सब कुछ पलट देता है, जिसे पावर लॉ या 80-20 का नियम कहते हैं। ये वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा रहस्य है। पारंपरिक फाइनेंस में हमें सिखाया जाता है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन करो, रिस्क कम करो। लेकिन वीसी की दुनिया में पावर लॉ इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। इसका गणित कैसे काम करता है? मान लीजिए एक वेंचर कैपिटल फंड ने 10 अलग-अलग स्टार्टअप्स में निवेश किया। तो पावर लॉ ये कहता है कि उन 10 में से जो एक सबसे सफल निवेश होगा, जैसे फेसबुक या गूगल, वो अकेला निवेश बाकी के 9 निवेशों के कुल योग से भी ज्यादा रिटर्न देगा। मतलब एक ही कंपनी पूरा फंड लौटा देगी। पूरे फंड के आकार से भी कई गुना बड़ा रिटर्न दे सकती है। इसीलिए निवेशकों को अपना ध्यान उन चुनिंदा विचारों पर लगाना चाहिए जिनमें एकाधिकार बनाने की क्षमता हो। औसत दर्जे के दर्जनों काम करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम इन रहस्यों की बात करते हैं, कुछ ऐसा खोजना जो दुनिया से छिपा हो, तो एक बहुत ही निराशाजनक सवाल उठता है। क्या आज की दुनिया में खोजने के लिए कोई बड़े रहस्य बचे भी हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं बचे? देखिए, भूगोल को ही ले लीजिए। नक्शे पर अब कोई खाली जगह नहीं बची है। मुझे वो कुख्यात टेड कासिंस्की, जिसे उना बॉम्बर कहा जाता था, उसके मैनिफेस्टो की याद आती है। उना बॉम्बर? हाँ, उसने कहा था कि आधुनिक दुनिया इसलिए हताश है क्योंकि जो काम आसान थे वो सब पूरे हो चुके हैं और जो बचे हैं वो इंसान के लिए असंभव है। क्या सारे रहस्य पहले ही खोजे जा चुके हैं? उना बॉम्बर का तरीका हिंसक और गलत था, लेकिन उसका ये विचार आधुनिक समाज की गहरी बीमारी को दर्शाता है। लेकिन ये सोचना कि सब कुछ खोजा जा चुका है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो लोग रहस्य खोजना छोड़ क्यों देते हैं? इसके कुछ गहरे कारण हैं। पहला है कदम दर कदम चलने की मानसिकता। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें छोटे बदलावों पर ध्यान देना सिखाती है। बड़ी छलांग को रिस्क माना जाता है। और दूसरा कारण? गलत साबित होने का डर। कोई भी व्यक्ति ऐसा विचार सामने नहीं रखना चाहता जिस पर दुनिया हंसे। और तीसरा कारण है वैश्वीकरण ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया बहुत सपाट है। मतलब हमें लगता है कि अगर कोई विचार अच्छा होता तो कोई और उसे पहले ही खोज चुका होता। बिल्कुल। ये मानसिकता कंपनियों को कैसे नष्ट करती है? इसका कोई उदाहरण है? हेविलेट पैकर्ड यानी एचपी का उदाहरण सबसे अच्छा है। 90 के दशक में जब एचपी निश्चित आशावाद के दौर में था तो उन्होंने लगातार नई तकनीकें खोजी। हाँ, उनके नए प्रिंटर्स और लैपटॉप आए थे और कंपनी का मूल्य आसमान छूने लगा। लेकिन 2000 के दशक में आते आते उन्होंने मान लिया कि अब खोजने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिर क्या हुआ? उनका ध्यान तकनीक से हट गया। बोर्ड रूम में राजनीति और कॉरपोरेट जासूसी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में उस महान कंपनी की वैल्यू आधी रह गई। यानी जब आप रहस्य खोजना बंद कर देते हैं तो आप बस पुरानी चीजों को बनाए रखने की राजनीति में उलझ जाते हैं। बिल्कुल सही। आज भी दुनिया में खोजने के लिए अनगिनत रहस्य हैं। प्राकृतिक रहस्य विज्ञान में मौजूद हैं और मानवीय रहस्य वो चीजें हैं जो लोग खुद से छुपाते हैं। जैसे एयरबीएनबी? हाँ, उन्होंने कोई नई जटिल तकनीक नहीं बनाई। उन्होंने बस एक मानवीय रहस्य खोजा जो सबके सामने था कि लोगों के पास खाली कमरे पड़े हैं और यात्री होटलों के सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं। बस उस छिपे हुए सच को देखकर उन्होंने एक विशाल कंपनी खड़ी कर दी। सच में अद्भुत है। बिल्कुल। चलिए, इस पूरी चर्चा को समेटने का समय आ गया है। इस गहरे अध्ययन का सार यही है कि केवल उस चीज की नकल करना जो पहले से काम कर रही है, यानी 1 से n तक जाना, सच्ची प्रगति नहीं है। दुनिया को बदलने के लिए 0 से 1 जाना होगा। हाँ, इसके लिए प्रतिस्पर्धा के भ्रम को छोड़ना होगा और एक छोटे बाजार से शुरुआत करके अपना एकाधिकार बनाना होगा।
सफलता कोई किस्मत या लॉटरी का टिकट नहीं है। इसके लिए निश्चित आशावाद चाहिए, एक स्पष्ट योजना और रहस्यों को खोजने की हिम्मत। बिल्कुल। और कोई इंसान जो भी करियर चुने, उसे पावर लॉ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा काम चुनना चाहिए जो भविष्य में वास्तव में मूल्यवान हो, जहां आप खुद का एक छोटा सा एकाधिकार बना सकें। सिर्फ भीड़ के साथ दौड़ने से कोई असाधारण सफलता नहीं मिलती। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। बिल्कुल है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, आज जो ज्ञान हमें बिल्कुल साधारण और पारंपरिक लगता है, वो कभी किसी जमाने में एक अनजाना रहस्य था। सही बात है। तो आज ऐसा कौन सा सर्वमान्य सत्य है जिस पे पूरी दुनिया आंख मूंदकर विश्वास करती है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है? वो कौन सा बड़ा रहस्य है जो हमारे बिल्कुल सामने पड़ा है, लेकिन हम इतने डरे हुए हैं या अपनी प्रतिस्पर्धा में इतने अंधे हो चुके हैं कि उसे देख ही नहीं पा रहे हैं? इस पर विचार कीजिएगा।